जीव क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव। अब हम बात करें इससे कि भाई इनकी खोज किसने की, कि जब हम इन्हें देख ही नहीं पा रहे तो ये कैसे पता चला कि ये जीव भी पाए जाते हैं ना। तो एक वैज्ञानिक थे एंटिमोन लियोनथॉप, है ना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्म जीवदर्शी, है ना, सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीव दर्शी बनाया था, तो उसमें उन्हें बहुत छोटी चीज देखनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई कहाँ कौन सी चीज कैसी पाई जाती है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक तालाब का पानी लिया और उस पानी को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक स्लाइड पर कुछ बूंदे रखकर देखी। देखने पर उन्होंने देखा कि वो जो वाटर था, वाटर में कुछ ऐसे स्पॉट्स दिखे या ऐसे कुछ जीव हिलते डुलते दिखे, जिससे उन्हें लगा ये कुछ है ना। तो तब उन्होंने गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद देखा कि वो भी एक जीव है। और जीव कौन से होंगे? सूक्ष्म जीव। क्यों? क्योंकि हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें सूक्ष्म जीव कह रहे हैं। ठीक है। अब ये सबसे पहले सूक्ष्म जीव क्या देखा था उन्होंने देखा था जीवाणु। ठीक है। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर, है ना। लुईस पाश्चर ने पूरा जितने जीव है, जीव के आधार पर पूरा देखा कि किस तरह से जीव दिखते हैं, कैसी गति करते हैं, है ना। अब सारे देखने के बाद पूरी जानकारी लुईस पाश्चर ने दी थी। ठीक है। अब लुईस पाश्चर ने पूरी जानकारी दी, इसीलिए लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जीव का जनक कहते हैं। जनक यानी फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पूरे सूक्ष्म जीवों को ही देखा जाता है ना, उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इसकी परिभाषा कैसे हुई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहेंगे। और उसके जो जनक थे वो थे लुईस पाश्चर। अब बात आती है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, है ना, कि भाई हमारे घर में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो इसको बताने के लिए हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीव प्रत्येक स्थान पे पाए जाते हैं, हवा, पानी, बर्फीले स्थानों पर, गर्म झीलों में। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे अगर हम व्यवस्थित चीजें ना रखें तो हमारे हर एक वस्तु में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। भाई जब हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि जो हम चीज उठा रहे हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव है या नहीं है। ठीक है। तो वो तो हमें हर चीजों का टेस्ट करना पड़ेगा, सूक्ष्म जीव दर्शी के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमें वो देखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव प्रत्येक स्थान पर भी हो सकते हैं। ठीक है। जल, हवा, पानी, भोजन सब में हो सकते हैं। अब इसके बाद है सूक्ष्म जीव के प्रकार। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के होंगे। पहला है विषाणु, ठीक है, जिसको हम वायरस कहते हैं। दूसरा है जीवाणु, जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कवक, कवक को हम इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद है चौथा है प्रजीवाणु, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। अब ये चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है विषाणु की। ठीक है। तो विषाणु कैसे होते हैं? विषाणु अकोशिकीय जीव होता है। अकोशिकीय मतलब इसकी कोई कोशिका निश्चित नहीं होती, है ना। इसके पहले हम आगे पढ़ चुके हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, है ना। जनरल रूप से आपको पता है कि आवरण वगैरह पाया जाता है, उसमें हर बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह पाई
माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। अब हम ये बात करें कि माइक्रोन क्या है ना। अब जनरल सी बात है, तो माइक्रोन क्या होता है भाई, एक माइक्रोन में क्या होगा 1 × 10⁻⁶ मीटर, यानी माइक्रोन 1 मीटर से इतना छोटा होगा, है ना। अब 10⁻⁶ बोल रहा है तो इतना छोटा होगा वो किससे, मीटर से, तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो अब यहाँ हम 0.2 माइक्रोन बोल रहे हैं, तो अब आप सोच लीजिए कि और कितना छोटा ये हो सकता है। अब हम जीवाणु में देखें तो जीवाणु के भी प्रकार होते हैं, जैसे ये गोलाकार हो सकते हैं, छड़ाकार हो सकते हैं, सर्पिलाकार हो सकते हैं, कॉमन साइज के हो सकते हैं, है ना। ये इनके आकार के आधार पर प्रकार है। अब ऑक्सीजन के आधार पे भी इनके प्रकार है, किसके, जीवाणु के। कैसे, वायवीय, वायवीय यानी जिसे वायु की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उसे हम वायवीय जीवाणु कहेंगे, ठीक है। फिर सेकंड आता है अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तीसरा है उभयधर्मी या उभय वाले। उभय का मतलब क्या होगा कि ऐसे जीवाणु जो ऑक्सीजन मिले तो भी जीवित रह सकते हैं, ऑक्सीजन ना मिले तो भी जीवित हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आकार के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर जीवाणु हमने देखे। अब इसके बाद है कवक, नहीं रुकिए, अब जीवाणु हमारे लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है कवक या फंजाई। कवक क्या होते हैं, ये जीवाणु से आकृति इनकी कुछ बड़ी होती है, ठीक है। अब जीवाणु से ये बड़े होते हैं, प्लस ये अपना भोजन नहीं बना सकते, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। और इसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक जनरल रूप से जिसे हम बोलते हैं वो नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। ये इसको हम कवक को हम जनरल भाषा में फफूंद बोलते हैं ना। फफूंद तो सुना होगा आप लोगों ने। फफूंद क्या होती है भाई, एक प्रकार से रोटी की ब्रेड और रोटियों पे नहीं नजर आती है व्हाइट कलर का कुछ स्पॉट्स, ब्लैक कलर का स्पॉट्स, वो होता है आपका कवक या फफूंद। इसके भी अलग अलग प्रकार है ना। कुछ कवक क्या होती है या फफूंद क्या होती है, ब्रेड और रोटी पे लगती है, कुछ कपड़ों पे लगती है। आप देखिए अलग अलग होती है, जो ब्रेड वगैरह पे लगती है उनका कलर कुछ अलग होता है, लेकिन जो कपड़ों पे लगती है वो व्हाइट कलर की हो सकती है। चमड़ों के जूतों वगैरह पे लगते हैं उनके कुछ अलग प्रकार हो सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, लकड़ियों पे लगते हैं। देखो होगा जनरल रूप से कि कुछ लकड़ियां जो थोड़ी सड़ गल रही है या फिर जनरल रूप से कटी हुई पड़ी है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ठोस लकड़ी जैसा ही कुछ भाग ऐसा तिरछा सा ऐसे दिखेगा, है ना। ऐसी पूरी एक लकड़ी है तो उसपे इस तरह से कुछ व्हाइट कलर की अलग से एक लकड़ी नजर आने लगती है, तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार की फफूंद ही होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं चौथा पॉइंट प्रजीवाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक प्रकार से कवक से आकृति इसकी बड़ी होती है। अब प्रोटोजोआ को प्रारंभिक रूप से हम क्या बोल सकते हैं, जीव, है ना। ये तो सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ एक प्रकार से प्रारंभिक जीव होता है। क्यों, क्योंकि ये इनके अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। ये स्वतंत्र कुछ क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, कुछ ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटोजोआ की एक विशेषता है कि इसमें एक प्रोटोजोआ ऐसा होता है जैसे यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक। अब इसमें यदि हम बात करें कि ये प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, ये प्रोटोजोआ हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हानिकारक कौन से होते हैं, अमीबा, ठीक है। अमीबा से बहुत से रोग होते हैं, आप वो हम हानिकारक वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे।